हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 2, है ना। इससे पहले हम जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, जॉब डिज़ाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। दीज आर सम रिलेटेड टर्म्स, तो इसलिए इनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड देन इट इज़ जॉब इवैल्यूएशन। तो आफ्टर दिस लेक्चर, है ना, आपको ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन और एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जॉब एनालिसिस का मतलब क्या था, जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या था और जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। ठीक है जी, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले टॉपिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉब इवैल्यूएशन। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जॉब इवैल्यूएशन को एक वर्ड में एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब। राइट। लेट्स से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग, उसमें एक तरफ आपको जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये 4 टर्म्स लिखी हैं, सामने उनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। जॉब इवैल्यूएशन में आपको ये वर्ड ढूंढना है बस, कि जहाँ पे भी रिलेटिव वर्थ लिखा होगा ना, दैट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। नाउ, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब आप किसी जॉब को उसकी मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करो कि इस पर्टिकुलर जॉब की इस इतनी वैल्यू है, और लेमन लैंग्वेज में बात करूँ कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी वेजेस दी जाएंगी, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है? दैट इज़ डिसाइडेड बाय जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड असेसिंग वेरियस जॉब सिस्टमेटिकली टू असर्टेन देयर रिलेटिव वर्थ ऑफ एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जॉब्स की रिलेटिव वर्थ क्या है? वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव? बिकॉज इसमें जो वर्थ देखी जाती है वो विद कंपेयर टू अदर जॉब्स देखी जाती है। तो अदर जॉब्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि अगर इस जॉब की अगर 50,000 सैलरी है, तो इस पर्टिकुलर जॉब 2 की कितनी सैलरी होगी? लेट्स से 40,000। तो ये जो 40,000 आई, ये इन कंपैरिजन टू दिस जॉब आई, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिलेटिव वर्थ। यहाँ तक समझ में है? कोई दिक्कत नहीं है? नाउ, व्हाट इज़ द पर्पस? जॉब इवैल्यूएशन करना क्यों है ना, ज़रूरत क्यों है? ताकि यू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी वेजेस और सेटिस्फैक्टरी सैलरीज या वेजेस टू एम्प्लॉइज़। दिस इज़ द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ताकि आप एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी वेज डिफरेंशियल्स प्रोवाइड कर पाओ अमंग डिफरेंट जॉब्स टू द एम्प्लॉइज़। राइट, ठीक है। एंड एक चीज़ जो आपको बिल्कुल कॉमन सी बात है बट फिर भी पता होना चाहिए कि जो जॉब इवैल्यूएशन है इसमें जॉब्स को रैंक किया जाता है, जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें जॉब होल्डर्स को रैंक किया जाता है, उनको रेट किया जाता है। ठीक है, तभी इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। दैट मीन परफॉर्मेंस कौन करता है? जॉब होल्डर्स, दैट मीन्स एम्प्लॉइज़। और वेरस जॉब इवैल्यूएशन जो है वो कौन करता है? किसकी की जाती है? जॉब्स की जाती है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंस है जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे, बहुत ईजी है। जैसे कि सबसे पहली लाइन यही लिखी है, तो जॉब इज़ रेटेड, कि जॉब इवैल्यूएशन में जॉब को रेट किया जाता है, जॉब की जो है वो इवैल्यूएशन देखी जाती है, जॉब की रिलेटिव वर्थ देखी जाती है। वेरस परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉई को रेट किया जाता है, जॉब होल्डर को रेट किया जाता है। जो जॉब इवैल्यूएशन है, इसको बिफोर द एम्प्लॉई इज़ बीइंग अपॉइंटेड, एम्प्लॉई की अपॉइंटमेंट से पहले जॉब इवैल्यूएशन की जाती है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉई को इस जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन आती है, तो उसमें लिखा होता है कि इस जॉब के लिए हम इतनी सैलरी देंगे। तो वो क्या है? दैट इज़, वो जो एक सैलरी डिसाइड की गई है, दैट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। दैट मीन्स इट इज़ डिसाइडेड और इट इज़ डन बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई। वेरस परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्वियसली जब एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाएगा, फिर वो परफॉर्म करेंगे, देन उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करके जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ आफ्टर द एम्प्लॉई हैज़ बीन हायर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द जॉब। पर्पस क्या है जॉब इवैल्यूएशन का? जैसे कि मैंने कहा, टू एस्टेब्लिश सेटिस्फैक्टरी वेज डिफरेंशियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, ध्यान में रखना, इसको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये, है ना। और वेरस परफॉर्मेंस अप्रेजल का फंक्शन क्या है कि किसको प्रमोशन करनी है, किसको डिमोशन करनी है, ट्रेनिंग की नीड क्या है, किस तरह की और अदर रिक्वायर्ड स्किल्स की ज़रूरत है हमें एम्प्लॉइज़ को देने के लिए, राइट। इंसेंटिव्स क्या होगा, ये सब चीज़ें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज़ समटाइम्स नॉट कंपल्सरी, वेरस परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ कंपल्सरी, और ये हर जगह की जाती है, वेदर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर और इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। राइट, क्लियर। तो जॉब इवैल्यूएशन के लिए जॉब इवैल्यूएशन कमेटीज़ बनाई जाती हैं, है ना, जो कि इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को करती है। वेयर एज जो अप्रेजल है वो कोई भी कर सकता है। हमने जैसे बहुत डिफरेंट तरह के अप्रेजल्स पढ़े थे, 360 डिग्री, 720 डिग्री, है ना, दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, एम्प्लॉई खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकता है, उसके
कलीग्स कर सकते हैं, उसके सीनियर्स कर सकते हैं, उसके जूनियर्स कर सकते हैं, राइट, कंपनी के बाहर के लोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, तो इसमें जो है वो अप्रेजल जो है वो इंडिविजुअल पीपल के द्वारा भी किया जा सकता है, वेयर जॉब इवैल्यूएशन हमेशा एक जॉब इवैल्यूएशन कमेटी परफॉर्म करेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको इन दोनों में पता होना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, राइट, तो इसका तो हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ ही लिया, दैट इज़ टू एस्टेब्लिश सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल्स, राइट। और जॉब एनालिसिस शुड प्रोसीड द एक्चुअल प्रोग्राम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने जॉब एनालिसिस पढ़ाया था, मैंने कहा था जॉब एनालिसिस के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं, राइट। जॉब एनालिसिस के बाद ही आप जॉब डिज़ाइन करोगे, आप जॉब जैसे कि इवैल्यूएशन करोगे, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, आप जो भी अदर चीज़ें फंक्शंस आते हैं ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो सब उन सब के लिए बेसिस क्या है, उन सब के लिए बेसिस है जॉब एनालिसिस, ठीक है। सो जॉब एनालिसिस इज द फंडामेंटल बेस फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर एज जॉब एनालिसिस शुड प्रीसीड द जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम। क्लियर जी, ठीक है। अब इसका प्रोसेस है ना, एग्जाम में मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है बट प्रोसेस से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि कैसे जो है वो ये प्रोसेस में स्टेप्स जो है वो रहेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन कि क्यों कर रहे हैं, है ना, कि क्यों जो है वो किस पर्टिकुलर जॉब की आपको इवैल्यूएशन देखनी है, दैट मीन्स आपको उसके रिलेटिव वर्क देखनी है। देन यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और डाटा और, है ना, रिलेटेड टू दैट जॉब, कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, किस तरह की क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, वो सब आप जॉब एनालिसिस में करोगे। और आपको पता है जॉब एनालिसिस मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। बहुत बार बता चुका हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ योर जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम। अभी हम पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, वो यहाँ पे आएगा। देन वेज सर्वे। वेज सर्वे होता है कि आपने मान लो रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब फाइंड आउट कर ली थ्रू सम मेथड, है ना, जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो भी आपके पास एक्चुअल अमाउंट निकल के आएगा, दिस इज़ द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, आप उसको कंपेयर करोगे बाहर सिमिलर इंडस्ट्री में सिमिलर जॉब्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेज सर्वे आप करोगे कि क्या उस कंपनी में कितनी सैलरी दी जा रही है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। एंड देन फाइनली एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंगली आप एम्प्लॉइज़ को क्लासीफाई कर दोगे कि हाँ ग्रेड 1 की जॉब है या ग्रेड 2 की है या ग्रेड 3 की है, या अकॉर्डिंगली जो भी आपकी क्लासिफिकेशन है, राइट, सीनियर मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर्स हैं, किस तरह की भी है, तो आप उसमें क्लासीफाई कर दोगे इस एम्प्लॉय को बेस्ड ऑन हिज रिलेटिव वर्थ ऑफ हिज जॉब। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो ये आपको इसका जो स्टेप्स है वो पता होना चाहिए, कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है जी। तो याद रखना वेज सर्वे बाद में आता है, जॉब इवैल्यूएशन पहले आता है, इसी में ही कन्फ्यूजन होगी, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है जी। ना जो इम्पॉर्टेंट जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो है मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो इसके दो तरीके के मेथड्स रहते हैं, वन इज़ एनालिटिकल, सेकंड इज़ नॉन एनालिटिकल। ये जो एनालिटिकल है ध्यान रखना, इसको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम क्वालिटेटिव मेथड्स भी बोलते हैं। तो कई जगह आपको अगर मान लो आप कहीं और कोई बुक पढ़ोगे या पढ़ा होगा इससे पहले, तो कई जगह आपको इस तरह भी लिखा होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव में कौन से आते हैं, पॉइंट रैंकिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड, वेरएज क्वालिटेटिव में सिंपल रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग, या इसको हम जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एनालिटिकल मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन से मेथड्स आते हैं, राइट। अब एक एक को हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में देखेंगे, देन हम जो है वो इनको आराम से याद भी रख सकते हैं। नॉन एनालिटिकल दैट मीन्स नॉन क्वांटिटेटिव, या इसको हम क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है जी। अच्छा, इनमें बेसिक फ़र्क क्या है वो देख लो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिक फ़र्क क्या है। जो क्वालिटेटिव होते हैं ना, उसमें जॉब्स को जो कंपेयर किया जाएगा, हमने अभी पढ़ा था कि जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, है ना, कि एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करके ये देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर जॉब पे कितनी सैलरी हो सकती है, कितनी वेजेस हो सकती है, उसका कितना, है ना, वैल्यू हो सकती है, वर्थ हो सकती है। तो इसमें जो जो नॉन एनालिटिकल मेथड्स हैं या जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, इसमें जॉब को एज ए होल कंपेयर किया जाएगा, मतलब होल, मतलब जॉब को और डिवाइड नहीं किया जाएगा, कंप्लीट जॉब को दूसरी कंप्लीट जॉब के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो जॉब को एज ए होल यहाँ पे लिया जाता है फॉर कंपैरिजन।
जबकि यहाँ पे जो एनालिटिकल मेथड्स हैं आपके, इसमें जॉब फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन फैक्टर्स को एक्चुअली कंपेयर किया जाता है विद अदर जॉब फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक जॉब है, ये दूसरी जॉब है, इनको कंपेयर किया जाएगा। जबकि एनालिटिकल में एक पर्टिकुलर जॉब को डिवाइड किया जाएगा इनटू सम फैक्टर्स और उन फैक्टर्स को दूसरी जॉब के फैक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, देन फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सी जॉब जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड अकॉर्डिंगली उसको जो है वो उसका वेजेस और सैलरी जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो अगर ये आपको इतना भी फ़र्क पता है तो आपकी जब हम इनका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि जो रैंकिंग, हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव में हमने दो पढ़े थे, वन इज़ रैंकिंग एंड अनदर इज जॉब क्लासिफिकेशन, जिसको कि हम जॉब ग्रेडिंग भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या आता है, देर इज़ नो यूज ऑफ डिटेल्ड जॉब फैक्टर्स, दैट मीन्स ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ होल इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव रैंकिंग। तो यहाँ पे एक जॉब को एज ए होल ही जो है वो कंपेयर किया जाता है और रैंक किया जाता है रिलेटिव टू अदर जॉब्स। ठीक है जी। अब सबसे पहला मेथड क्या है, रैंकिंग मेथड। देखो ये बहुत इजी है, इसमें समझने का कुछ खास नहीं है। रैंकिंग मेथड जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव मेथड एंड मोस्ट एक्सपीडियंट मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव, मतलब सबसे चीपेस्ट मेथड है रैंकिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिंपल इवैल्यूएशन कमेटी क्या करेगी, जॉब का टाइटल देखेगी, है ना, और उसका नेचर चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर सभी जॉब्स को क्या कर दिया जाएगा, रैंक कर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखो, दिस इज अ रैंकिंग मेथड। जैसे मानो ये जॉब्स हैं 1 2 3 4 5 6 जॉब्स है ये। अब इन 6 जॉब्स को एक दूसरे के कंपेयर करके इनको रैंक कर दिया गया और अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी सैलरी, तो जो भी सबसे हाईएस्ट पेड जॉब होगी वो रैंक में सबसे ऊपर आएगी और जो सबसे लोएस्ट पेइंग जॉब होगी वो सबसे नीचे आएगी। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क, परचेज असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ऑफिस बॉय, तो अकॉर्डिंगली उनके जॉब टाइटल को देख के, उनके जॉब एक्टिविटीज़ नेचर को देख के जो है वो उनको रैंक कर देते हो आप। दैट इज़ कॉल्ड एज अ रैंकिंग मेथड। ये सबसे ईजी और सबसे सिंपल मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। ठीक है जी, बट जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा बाइसनेस रहती है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ये रैंकिंग रहती है। इसलिए हमारे पास दूसरा जॉब जो मेथड आता है क्वालिटेटिव में, वो आता है जॉब ग्रेडिंग मेथड। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव, तो ये तो हमें पता है कि हर एक जॉब को एज ए होल ही कंपेयर किया जाएगा विद अदर जॉब्स। ठीक है, बट इसके पहले वाले में आपने देखा था कि कुछ क्राइटेरिया नहीं था कम रैंक करने का, कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया मेंशन नहीं था जिसके बेस के ऊपर हम ये बता पाएँ कि हाँ ये जॉब है, इस बेसिस पे जो है वो हम इसको रैंक 1 2 3 दे रहे हैं। ठीक है, वो टोटल बाइसनेस के ऊपर था, जैसा इवैल्यूएशन कमेटी को लगेगा वो उसको रैंक कर देंगे। जबकि जो जॉब क्लासिफिकेशन है या जो जॉब ग्रेडिंग है, इसमें देर इज़ सम क्राइटेरिया, देर इज़ सम यार्ड स्टिक, जिसके बेस के ऊपर जो है वो रैंकिंग की जाती है। ठीक है, सो इन रैंकिंग मेथड देर इज़ नो यार्ड स्टिक फॉर इवैल्यूएशन, वेयर एज इन क्लासिफिकेशन मेथड देर इज़ एन यार्ड स्टिक इन द फॉर्म ऑफ जॉब क्लासेज और जॉब ग्रेड्स। तो अगर इसका आपने यहाँ पे देखो, आपने बहुत बार देखा होगा ये, है ना, आपने देखा होगा चाहे पब्लिक सेक्टर है, जैसे आपने देखा होगा कि ये क्लास 1 का एम्प्लॉई है कहते हैं, ये क्लास 2 का है, ये क्लास 3 का है, ये क्लास 4 का है ना। जैसे कई बार वैकेंसीज लिखी होती है, वहाँ पे भी लिखा होता है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट, है ना। तो क्लास 1 में कौन आएंगे, क्लास 2 में कौन आएंगे, क्लास 3 में कौन आएंगे, क्लास 4 में कौन आएंगे, देर इज सम क्राइटेरिया और देर आर सम यार्ड स्टिक्स। ठीक है, जैसे कि क्लास 1 में वो आएंगे जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे रहेंगे, जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे रहेंगे, जो मैनेजरियल लेवल पोजीशंस पे रहेंगे, दैट आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव्स। स्किल्ड वर्कर्स जो होंगे वो क्लास 2 में रखे जाएंगे, सेमी स्किल्ड वर्कर्स क्लास 3 में रखे जाएंगे, और अनस्किल्ड वर्कर्स या हेल्पर्स या मैनुअल वर्कर्स जो हैं, जो मैनुअल वर्क करेंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, क्लास 4 में। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया, दीज आर द यार्ड स्टिक्स, जिनके बेस के ऊपर आप जॉब्स को रैंक करोगे कि किसको क्लास 1 में रखना है, किसको क्लास, दीज आर द बेसिकली रैंक्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। दिस इज़ द हाइएस्ट रैंक, दिस इज़ द लोएस्ट रैंक एंड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जैसे कि कंपनी के कोई भी सीईओ, मैनेजर, डेप्यूटी ऑफिस मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरवाइजर, ये सब कहाँ आएंगे, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आएंगे। ठीक है, जैसे क्लर्क हो गए, कैशियर्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, क्लास 2 में आएंगे, बिकॉज दीज आर स्किल्ड वर्कर्स, राइट।
स्टीनोटाइपिस्ट क्या है, मशीन ऑपरेटर, सेमी स्किल्ड वर्कर्स कहाँ आएंगे क्लास 3 में, ऑफिस बॉयज़, फाइल क्लर्क्स, पियोन्स, ये सब कहाँ आएंगे क्लास 4 में। ठीक है, तो जब आप किसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर जॉब्स को रैंक करते हो, बट कंप्लीट जॉब को रैंक करते हो, जॉब को डिवाइड नहीं करते हो, वी कॉल इट एज अ जॉब क्लासिफिकेशन और जॉब ग्रेडिंग मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं जो कि आपके नॉन एनालिटिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स में आते हैं। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एनालिटिकल मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। तो इसमें हम दो पढ़ते हैं, पहला है पॉइंट रैंकिंग और दूसरा है फैक्टर कंपैरिजन। ठीक है जी। नाउ इन दोनों में क्या फ़र्क है, बहुत ईजी है ना। पहला है पॉइंट रैंकिंग। पॉइंट रैंकिंग देखो, द सिस्टम स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ जॉब फैक्टर्स। जैसे हमने कहा था हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें जॉब को कंप्लीट नहीं देखा जाएगा, इसमें जॉब को डिवाइड किया जाएगा इनटू सम जॉब फैक्टर्स। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ पहले, देन हम इसको पढ़ेंगे, देन यू गॉट टू नो कि हम एक एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जॉब को डिवाइड किया जाएगा जॉब फैक्टर्स में। ठीक है जी, वो जो जॉब फैक्टर्स हैं उन जॉब्स को रेट करने के लिए एक प्रॉपर डिग्री दी जाएगी, मतलब 1 2 3 4, है ना, जैसे हम एग्जांपल से अभी समझेंगे। और फिर उस डिग्री को अकॉर्डिंगली पॉइंट्स दिए जाएंगे, पॉइंट्स असाइन किए जाएंगे और उन पॉइंट्स को भी सम किया जाएगा। तो जिस जॉब को मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे वो जो है वो रैंक में सबसे ऊपर आएगी, उसकी जो रिलेटिव वर्थ है वो ज़्यादा रहेगी। अब ये मैंने क्या कहा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा है। द सिस्टम स्टार्ट्स विद सिलेक्शन ऑफ जॉब फैक्टर्स। आपने जॉब फैक्टर्स सेलेक्ट कर लिए कि किन जॉब फैक्टर्स को आपको असाइन करना है, वेट करना है ना, कंपेयर करना है। देन यू कंस्ट्रक्ट अ डिग्रीज फॉर ईच फैक्टर एंड असाइनमेंट ऑफ पॉइंट्स टू ईच डिग्री। अब इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आ गए। जैसे मैंने कहा था, आपने कोई जॉब थी, उस जॉब को डिवाइड कर दिया फैक्टर्स में। वो फैक्टर्स हैं ये, जैसे कि स्किल्स आर रिक्वायर्ड, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द जॉब और वर्किंग कंडीशंस। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपने डिसाइड कर दिया कि जिसके बेस के ऊपर हम जॉब्स को कंपेयर करेंगे। दीज आर द डिग्रीज। डिग्री क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हैं पॉइंट्स, क्या ये वाले 10 20 30 40 50 8 10। अब इसका मतलब क्या है समझो, फिर आप इनको क्या कर दोगे, सम कर दोगे, दैट इज टोटल। तो यहाँ पे मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब कितने बनते हैं, 540। अब एग्जांपल समझो, मान लो कोई एक जॉब है, लेट्स से कि एक HR मैनेजर की जॉब है, ठीक है, और एक HR सुपरिटेंडेंट की जॉब है। ठीक है, तो हमें पता है कि HR मैनेजर बेसिकली हायर लेवल पे आता है। आज तो हमें पता है, बट अगर हमें वैसे रिलेटिव वर्थ उसकी निकालनी हो तो ये क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, या इसको हम डिवाइड कर देंगे इन फैक्टर्स में, है ना। जैसे कि स्किल्स, अब HR मैनेजर्स को जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो कैसी हैं, किस लेवल की हैं, उसका डिग्री हम देंगे। तो मान लो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। हे गाइस, इफ़ यू थिंक दैट ये जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है। ये इस तरह का आपको लोगो वहाँ पे ऐप में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप इस कंटेंट को कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स, लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रॉपर 1-to-1 मेंटरिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, PYQ एनालिसिस और मॉक क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप UGC नेट के लिए लेबर लॉज HRM कोड 55 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऐप पे जाके इस कोर्स में एनरोल होकर जो है वो कंप्लीटली इस एक्सेस कोर्स को, इस कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसके लिए आपको करना क्या है, ये ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने कहा, कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड लाइव PYQ एनालिसिस, डाउट सेशंस, मेंटरिंग विल बी देयर। इन नटशेल, यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई बुक्स फॉलो करनी है, ना आपको कहीं से मॉक पेपर लगवाने हैं, ना आपको खुद से कोई PYQ एनालिसिस करना है। हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको करवाई जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।